नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले हफ्ते एपीएससी ने अपने सीसीई मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर किया और मेंस के रिजल्ट में काफ़ी सारे बच्चों का मेंस क्रैक हुआ, मेंस अच्छा रहा। लेकिन उसी के साथ कुछ लोगों का मेंस क्रैक नहीं भी हुआ। और पिछले ही हफ्ते से हम लोग ने जब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के वीडियोस बनाए थे, तब काफ़ी सारे बच्चों का कुछ इस प्रकार के कमेंट्स हम लोग ने देखा, जिसमें आप लोग पूछ रहे हो कि अगर किसी का मेंस 1 बार, 2 बार, 3 बार क्रैक नहीं हो रहा है, यू आर कंटिन्यूअसली क्रैकिंग द प्रीलिम्स बट मेंस की आप बाधा को पार नहीं कर पा रहे हो, या फिर यू आर आस्किंग अस कि किस तरीके से हम लोग की रणनीति होनी चाहिए, व्हाट शुड वी डू बी डूइंग एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम टिल द नेक्स्ट प्रीलिम्स। तो आई थिंक कि अभी आप लोग उदास होंगे, हताश होंगे, लेकिन ये कमेंट्स मुझे एहसास दिलाती है कि यही सही समय है। अगर आप आज से मेहनत करने स्टार्ट कर देंगे, तो डेफिनेटली अगली बार मेंस की परीक्षा को आप अच्छा कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं 8 ऐसे मूल तरीके बताऊंगा, जिसके माध्यम से आज से ही अगर आप काम करना स्टार्ट करेंगे, आपकी अगली मेंस काफ़ी अच्छी रहेगी और आप क्या पता ऑफिसर भी बन सकते हैं। लेकिन काम अभी से करना है दोस्तों। 1 हफ्ता हो चुका है, मैं इसीलिए ये वीडियो 1 हफ्ता बाद बना रहा हूँ, राइट? क्योंकि 1 हफ्ता थोड़ा-सा चाहिए होता है आपको माइंड को रिकैपिचुलेट करने के लिए, थोड़ा-सा रिजुविनेट करने के लिए। तो भूल जाओ पास्ट को, बहुत ज़्यादा बुरा मत फ़ील करना। और एक चीज़ मैं वीडियो को शुरू करने से पहले भी आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ऐसे सैकड़ों और कमेंट्स थे जिसमें आप लोग अपने आप को फेलियर घोषित कर दे रहे हो, आप लोग बुरा फ़ील कर रहे हो। बुरा तो लगेगा यार, ठीक है? मैं आपकी दर्द को समझ सकता हूँ। लेकिन आप ये समझिए कि कोई भी एग्ज़ाम ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम ज़रूर से क्रैक होगी, ठीक है? इसका वादा हम लेते हैं। हम देते हैं आपको, लेकिन आपको उन 8 तरीकों को अपनाना पड़ेगा, उनको फ़ॉलो करना पड़ेगा, आज से शिद्दत से फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी आपको एक और अटेम्प्ट का मौका दे रही है, तो इन 8 तरीकों को अपने ज़िंदगी में अपनाएँ और अगली बार मेंस को क्रैक करें। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों के इस प्रकार के डाउट शुड बी मेंस ओरिएंटेड, प्री स्पेसिफिक, टेस्ट एंड मोस्ट वांटेड पार्ट ऑफ सीसैट। तो हर चीज को हम लोग कवर करने की आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कि किस प्रकार के एस्पिरेंट आप हो। जो इस बार के एपीएससी के सीसीई मेंस को लिखे थे, आप में से 3 प्रकार के एस्पिरेंट होंगे। सबसे पहले है एक्सीडेंटल मेंस। देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं ऑफलाइन में भी काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, तो आप लोग मुझे खुद आके कहते हो कि सर मुझे खुद नहीं पता इस बार मेंस मेरा कैसे प्रीलिम्स मेरा कैसे क्रैक हो गया था। तो अचानक से मुझे मेंस में बैठना पड़ गया। तो मेरा सिलेबस प्रीलिम्स के लिए ही कंप्लीट नहीं था। मेंस के और जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, जैसे गवर्नेंस हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गई, ठीक है, एथिक्स हो गया, एसे राइटिंग हो गई, इन सबको मैं ढंग से टाइम दे ही नहीं पाया। तो उन लोगों के लिए तो सीधा-सीधा सॉल्यूशन है भाई, उन 8 तरीकों को अपनाओ, ठीक है? और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समय मिलेगा अगले मेंस तक। आपको बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील भी नहीं होगा, क्योंकि आपने 100% ऑफ सिलेबस तो कंप्लीट नहीं किया है। देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई नो एस्पिरेंट्स जो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। आई नो एस्पिरेंट्स हू आर 35 प्लस इन ऐज। तो आप बुरा बिल्कुल मत फ़ील करिए। आप उन लोगों से पीछे हो जो शिद्दत से 100% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर आप 50% 60% सिलेबस कंप्लीट करके ये उम्मीद कर रहे थे कि मेंस निकल जाएगा, तो वो उम्मीद गलत है। तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील नहीं करना है, क्योंकि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था। बुरा तो तब लगता है जब आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट थी, तब भी आपका मेंस नहीं निकला। और ऐसे भी 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे जो पहली बार 100% सिलेबस कंप्लीट करके मेंस के लिए बैठे थे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि पिछले बार भी उनका 60-70% हो गया था, इस बार 100% करके वो जा रहे थे एग्जाम के लिए। तो मल्टीपल मेंस वाले स्टूडेंट्स भी है, और फर्स्ट टाइम मेंस जो लिखने इस बार गए थे, उन लोगों के लिए भी मेरे लिए कुछ सुझाव आज की इस वीडियो में रहने वाला है। इन तीनों ही कैटेगरीज के लिए अलग-अलग तरीके का सुझाव मेरा रहने वाला है, बट पहले आइडेंटिफिकेशन जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया कि दीज आर द डिस्क्रीट 3 टाइप्स जिसमें आपको अपने आप को टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद सबसे पहला, आपको रिफ्लेक्ट ऑन योर मेंस परफॉर्मेंस। अब मेंस के परफॉर्मेंस को कैसे आप समझेंगे या आप जांच करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको समझना है मेंस के कंपोनेंट्स क्या-क्या है।
मेंस के कंपोनेंट्स के लिए सबसे पहला है आपका स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट मतलब हर एक सब्जेक्ट का एक स्टैटिक सेक्शन रहता है, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का। ये 4 मूल सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं हमेशा आपको कहता हूं। और इन 4 मूल सब्जेक्ट्स में से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन 4 मूल सब्जेक्ट्स के जो स्टैटिक पार्ट्स है, क्या आपने इसको 100% कवर किया है? इफ यू हैवंट येट, देन यू शुड ट्राई टू कवर देम फर्स्ट। और ये सुझाव मोस्टली एक्सीडेंटल मेंस वालों के लिए और फर्स्ट टाइम मेंस वालों के लिए कुछ कुछ हिस्सा छूट जाता है। जैसे कि आप उदाहरण स्वरूप अगर पूछेंगे, जिससे एल नीनो, आई थिंक आप सभी लोग पढ़ के जाते हो, लेकिन एल नीनो मोडोकी क्या है ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, या लानीना कैसे चलता है, उसका पूरा का पूरा फेनोमेना ये आपने नहीं पढ़ा होगा। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो स्टैटिक में भी होते हुए आप लोग छूट गए थे, आप में से लोगों का मतलब इट इज नॉट देयर इन द एनसीईआरटीज, दीज आर सम ऑफ द एडवांस कांसेप्ट्स। प्रोबेबली जो मल्टीपल मेंस लिख रहे हैं, इट इज द राइट टाइम दैट आप एडवांस कांसेप्ट्स को भी टच कर पाएंगे, क्योंकि आजकल की एपीएससी काफी एडवांस्ड हो भी रही है, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू। उसके बाद करंट अफेयर्स को कितना रिलीजियसली करा है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ठीक है? और इसमें आप मुझे झुठला के कोई फायदा नहीं है, इट इज चीटिंग योर ओन सेल्फ। तो आप खुद जानते हो कि क्या आपने हर एक दिन करंट अफेयर्स को शिद्दत से पढ़ा, न्यूज़पेपर एनालिसिस सतीश सर का देखा, उसके नोट्स बनाए, उसको रिवाइज किया टाइम टू टाइम, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे रिवीजन किया, प्रीलिम्स के पहले क्रैश कोर्स किया, मेंस से पहले आपने फिर से उसको रिवाइज किया। दीज काइंड ऑफ थिंग्स, क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क। अब ये तो जेनरिक बातें हैं, ये सब लोग कहते हैं, प्री के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी कहा जाता है, बट मेंस को, मेंस का बेड़ा पार करने के लिए आंसर राइटिंग फॉर्मेट को समझना जरूरी है। अब फॉर्मेट जब मैं बोल देता हूं आईबीसी फॉर्मेट, सब लोग जानते हैं सर, ये तो सबको पता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखना ही होता है ना, पता है सर। लेकिन इशू इसमें होता है, मैं जब कॉपीज इवैल्यूएट करता हूं आप लोगों की, तो मैं देख पाता हूं कि बच्चा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का डिफरेंस समझ ही नहीं पा रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पे भी कोटेशन लिख देते हैं, कोई यहाँ पे भी कोटेशन लिख देते हैं। जो कंक्लूजन का कंटेंट होना चाहिए वो इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन का कंटेंट कंक्लूजन में लिख देते हैं। बॉडी तो ठीक है, लगभग पता चल जाता है, बट बॉडी में भी कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस्ड नहीं होता है। सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स जिसमें आपको खास ध्यान रखनी है। अब बोलोगे सर ये सब समझ में कैसे आएगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाता है, इसमें क्या लिखा जाता है? तो इसका एक सरल सोल्यूशन है कि हम लोग के न्यूज़पेपर एनालिसिस में हर दिन सत्यजीत सर 2 से 3 क्वेश्चन आपको मेंस ओरिएंटेड देते हैं। इसको आप लिख के आप हमारे पोर्टल में सबमिट कर सकते हैं इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ एसपीएम। तो पोर्टल में सबमिट होंगे तो इसका इवैल्यूएशन भी किया जाता है, और इवैल्यूएशन करके जो पॉइंटर्स आपको मिलती है, अगर आप वो अभी से, खास तौर पे आज अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के महीने में अगर आप मेंस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप अपने आप को पीछे रख रहे हैं। ऑनेस्टली आप इस बात को समझिए, साइकिल ऐसा चलता है, मार्च का साइकिल है, मैं इसके बारे में आपको पहले भी बताऊंगा। तो जनवरी के बाद से भी अगर आप सिर्फ प्री पढ़ेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि अगर आप मार्च के बाद का समय देखेंगे, जुलाई में मेंस होता है, एपीएससी की मैं बात कर रहा हूं। तो जुलाई से मार्च का जो फासला और बीच में बिहू आता है अप्रैल में, होने ना होए, ठीक है से, तो बोहाग बिहू आया है। सो अगर बिहू आ जाता है तब हम सभी लोगों का, और अप्रैल तक बिहू से पहले पहले रिजल्ट भी कभी कभी डिले हो जाता है, तो पढ़ने का मौका नहीं मिलता है आप लोगों को, तो कम समय रहता है। कहने का मतलब सरल भाषा में यह है कि अगर आप प्री का जो एक्सक्लूसिव स्टडी होता है वो जनवरी से स्टार्ट होगा, उससे पहले अगर आप मेंस आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, देन यू आर मिसिंग आउट ऑन इट। और इसी के लिए हेल्प कर सकते हैं मृदुल सर, जो कि एक एक्सक्लूसिव सीरीज रन कर रहे हैं, एग्जाम एसेंशियल्स, जिसमें निरंतर वो कोशिश कर रहे हैं आंसर राइटिंग टेक्निक्स को, आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है, किसी टॉपिक को प्री और मेंस पर्सपेक्टिव से कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इन सभी चीजों को सर बता रहे हैं हर दिन। तो वीडियो सेक्शन में उन वीडियोस को भी आप देख सकते हो। तो दिस इज अ फॉर्मेट जिसमें आपको समझनी होगी। अब फॉर्मेट में कुछ और भी चीजें होती है कि कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूँ, कुछ क्वेश्चन में रहता है एक्सप्लेन, कुछ क्वेश्चन में रहता है डिस्कस, कुछ क्वेश्चन में रहता है इलाबोरेट, कुछ क्वेश्चन में रहता है क्रिटिकली एनालाइज,
कुछ क्वेश्चन में रहता है सिर्फ एनालाइज, ठीक है। तो इन सब छोटे छोटे चीजों का क्या डिफरेंस है, ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो ये चीज जिस दिन आप समझ जाएंगे, वंस यू अंडरस्टैंड दीज फ्यू थिंग्स, आई एम प्रेटी श्योर कि आप एक अच्छा उत्तर लिखने योग्य हो जाएंगे, बट नॉट बिफोर कंप्लीटिंग द स्टैटिक सेक्शन। अब इसके बाद राइटिंग स्पीड की भी बात आती है इसमें। देखिए मेंस में 20 क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन 10 मार्कर्स होते हैं, इसमें 150 शब्द लिखने होते हैं, और 10 क्वेश्चन 20 मार्कर्स होते हैं, इसमें 250 शब्द लिखने होते हैं, राइट। अगर आप कुछ इस प्रकार का डिवीजन करेंगे कि कोई 250 शब्द लिखने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, तो इसमें आप 11 मिनट ले सकते हैं एक क्वेश्चन में, और 150 शब्द लिखने में थोड़ा कम समय लगेगा तो 7 मिनट ले सकते हैं। तो 7 इंटू 10 मतलब 70 मिनट यहां लग जाएगा, और 250 मतलब 10 क्वेश्चन 11 से 10 110 मिनट, तो कुल 180 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। ये आइडियल एक मैथमेटिक्स होता है राइटिंग स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए, कि जो 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्कर्स होते हैं, उनके लिए आपको 11 मिनट देना चाहिए, और जो 10 मार्कर्स होता है उसके लिए 7 मिनट देना चाहिए। लेकिन आइडियली क्वेश्चन को एनालाइज, स्ट्रेटेजाइज एंड फॉर्मेट को बनाने में टाइम लग जाता है। 7 मिनट एक्चुअली 7 मिनट नहीं होता है, इसमें 6 ही मिनट आपको मिलता है। तो 6 मिनट्स में एक पूरे आंसर की इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिख के उसको सेंस बनाना, उसमें डायग्राम्स को इंटीग्रेट करना मुश्किल होता है। तो टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए तो रेस से ऐसे ही आप बाहर हो गए, राइट। तो इन छोटी छोटी चीजों को जब आप इवैल्यूएशन कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तब जाके आपकी स्पीड और कंटेंट बनेगी। एंड आइडियल मेंस कैंडिडेट हैज टू वर्क ऑन स्पीड एंड कंटेंट। स्पीड एंड कंटेंट के बिना मेंस अगर आप जा रहे हैं तो मल्टीपल मेंस, जो लोग पूछते हैं ना सर कि मैं मल्टीपल टाइम्स मेंस निकाल रहा हूं, मतलब आपकी क्या है, स्टैटिक नॉलेज और करंट अफेयर्स की नॉलेज अच्छी है, इसीलिए तो आप प्रीलिम्स क्रैक कर रहे हो। आपको प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं आ रहा है, प्रीलिम्स में बस छांटना होता है ऑप्शंस को अपने सामने, बट मेंस में आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, एंड देन स्ट्रक्चर बना के उसको लिखना पड़ता है। तो उन चीजों में आप थोड़े से कमी आपकी रह गई होगी, बट उस चीज को हम बना सकते हैं। हमारी ईयर लॉन्ग मेंस टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अब ईयर लॉन्ग मेंस टेस्ट सीरीज को अगर आप फॉलो करेंगे, देन ऑल्सो यू विल इंप्रूव ऑन दैट। दिस इज स्टेप 1। अपनी परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करके आप अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, एंड दिस इज द हार्डेस्ट स्टेप माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप इतनी सी चीज समझ गए हैं, आई थिंक आप एक स्ट्रेटेजाइज तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसके बाद स्टेप 2 है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। देखिए हर एक एस्पिरेंट का ना कुछ, जैसे कि आप सहवाग और तेंदुलकर दोनों ओपनर्स थे। सहवाग ऐसे बल्ला ऊपर से अपर कट लगा लेता है, पीछे से चौका छक्का लग जाता है। तेंदुलकर एकदम कवर ड्राइव मारेगा, ठीक है। तो स्टाइल अलग होता है, स्ट्रेंथ अलग होता है। तेंदुलकर बहुत कम अपर कट मारता है। तो वही चीज आपको समझना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। आपका स्ट्रेंथ पॉलिटी है, आपका स्ट्रेंथ इकोनॉमी है, आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना है। अब जब सब आप आइडेंटिफाई कर लिए, तो वीकनेसेस के ऊपर आप खास मतलब ध्यान देंगे, देन यू कैन नो दैट माय जीएस पेपर 3 वाज वीक। अब मेंस का मार्क्स भी आ जाएगा फाइनल रिजल्ट के बाद, तब आप देख भी पाएंगे कि मैं मेंस में किस पेपर में मेरी कमी रह गई। एथिक्स का पेपर का लिखने का स्टाइल ही अलग होता है, सत्यजीत सर इसको बेहतरीन आपको समझाते भी है। तो उन चीजों के ऊपर व्हेन यू हैव अ गुड आइडिया, देन यू कैन आइडेंटिफाई कि मेरा वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, और उस पर खेल सकते हो। कैसे खेल सकते हो? किसी चीज में अगर आपकी नॉलेज कम है तो उसको करिए। मुझे लगता है नॉलेज लगभग सिमिलर ही हो जाता है, खेला हो जाता है रिवीजन और डिसिप्लिन में। रिवीजन मतलब हमारे बहुत कम बच्चे होते हैं जो खुद के नोट्स बनाते हैं, या हम जो क्लास नोट्स भी देते हैं, जैसे हम लोग, तो हर एक फैकल्टी अपना क्लास में नोट्स देता है बना के, एसपीएम के बुकलेट्स तो अलग से मिलते ही है। उन नोट्स को भी वो टाइम पे अच्छे से रिवाइज नहीं कर जाते। तो आखिरी मौके तक आप जब नया एकुमुलेशन कर ही रहे हो फैक्ट्स का, तब ऐसा होता है अक्सर कि हम लोग जितने पढ़े हैं उतने को भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते एग्जाम के पेपर में, एंड दैट बिकम्स अ वेरी बिग ब्लंडर। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अच्छे नोट्स, अच्छे क्लास नोट्स को रिवाइज करना है, रिवीजन की अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी है।
किसी दिन अगर आप पूछेंगे तो रिवीजन कैसे करना है इसका सही तरीका भी बता दूंगा मैं वीडियो बना के। बट अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर ऑल ऑफ यू। हाउ मेनी हैव अंडरवैल्यूड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन? डू लेट मी नो। अगर आपने रिवीजन नहीं किया ढंग से देन खेल बिगड़ सकता है। और उसके बाद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर अगले बार अटेम्प्ट देंगे तो आपको डिसिप्लिन मतलब समझ रहे हैं आप। मार्च 2025 में आपका प्रीलिम्स होगा, जुलाई 2025 में आपकी मेंस होगी और इंटरव्यू होगी आपकी नवंबर में, नवंबर दिसंबर में। तो रिजल्ट आएगा 2026 के जनवरी में, दिसंबर में, दिसंबर 2025 या जनवरी 2026। तो यू हैव टू स्टेबिलाइज योर माइंड। 12 मंथ्स और यहाँ का इस साल का 2 महीना मतलब 14-15 महीने आपको एक लक्ष्य को देखते हुए उसके सामने निशाना साध के आगे बढ़ना है उसके तरफ। तो दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन डू यू हैव कि 1.5 साल 15 महीने हम एक एग्जाम को दे पाएंगे। वो डिसिप्लिन लाना होगा ईच डे। क्योंकि अभी आप सोचेंगे कि अभी तो मेंस अगले साल है, अभी से क्यों पढ़े, यहीं पे आप गलत हो जाते हो। यू अंटिल दिसंबर 2024 यू हैव टू स्टडी प्रीलिम्स प्लस मेंस पर्सपेक्टिव। उसके बाद आपको प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स को क्रैक करना है। प्रीलिम्स भी मुश्किल होते जा रहा है। So this kind of a discipline will determine whether you crack the next mains. उसके बाद create a targeted study plan for pre plus mains। अभी जैसे कि मैंने कहा let us see APSC का साइकिल क्या है। मार्च 2025 में we are expecting the next prelims। इसमें हमारी prelims होगी, जुलाई 2025 में हमारी मेंस होगी, नवंबर 2025 में हमारी इंटरव्यू होगी और समवेयर डाउन द लाइन दिसंबर 25 या फिर जनवरी 26 में हमारी रिजल्ट आएगी, है ना। तो अभी हम कहाँ पे हैं भाई? वी आर इन अक्टूबर 24। तो अक्टूबर 24 से यहाँ का बीच का एक समय है आपकी जनवरी 25। तो इस समय काल के लिए दिस टाइम स्पैन यू हैव टू डू प्रीलिम्स प्लस मेंस बेस्ड स्टडी। मतलब इसमें एमसीक्यू सॉल्व भी करेंगे और इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। बट अगर आप एकदम फ्रेशर है प्लीज डोंट स्टार्ट राइटिंग आंसर्स फ्रॉम डे 1। उसका तरीका मैंने पहले बताया है। फिर जनवरी से मार्च ये एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स प्रिपरेशन चलेगा आपका। इसमें तो इसमें आप एमसीक्यूज तो करेंगे ही, उसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, और उसके साथ साथ आप रिवीजन भी करेंगे प्रीलिम्स के नोट्स के। उसके बाद प्रीलिम्स खत्म, मार्च टू जून आप मेंस एक्सक्लूसिव क्रैश कोर्स करेंगे। या अपने से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यू विल हैव टू स्टिक योरसेल्फ टू आंसर राइटिंग, डेटा एक्यूमुलेशन। डेटा एक्यूमुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डेटा एक्यूमुलेशन मतलब ये इंपॉर्टेंट इंडाइसेस, रिपोर्ट्स, सर्वेज, ठीक है, कोई कमिटीज, कोई समिट्स, कोई कन्वेंशंस, इन सब चीजों को कोट करना होता है ताकि हम अच्छा आंसर लिख पाए। तो डेटा एक्यूमुलेशन का एक अच्छा समय लग जाता है, आंसर राइटिंग में अच्छा समय लग जाता है। काफी हिस्सा, काफी अरसा ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ मेंस एक्सक्लूसिव सेक्शंस होते हैं, उन सेक्शंस को करने में लग जाता है। फॉर एग्जांपल एथिक्स प्रीलिम्स में कोई काम नहीं है उसका, ऐसे राइटिंग प्रीलिम्स में कोई काम नहीं है उसका, राइट। कुछ छोटे छोटे सेक्शंस, फॉर एग्जांपल सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर्स, इस प्रकार की चीजें आप प्रीलिम्स में बहुत कम पढ़ते हो, राइट। उन सब चीजों को, छोटे छोटे टॉपिक्स को, मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स को भी करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है, जो कि आप इस हिस्से के समय में करेंगे। तो इसीलिए इतना सारा काम 3 महीने में करना पड़ता है। और उसके साथ भी बिहू है आपका, वो भी बोहाग बिहू, कोई छोटा मोटा बिहू नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ ये मेंस आंसर राइटिंग का शुरुआत इस दौरान, इस समय में अगर जो बच्चा नहीं करेगा बाद में उसको बहुत मुश्किल होता है।
देन यू स्ट्रगल विद द आईबीसी फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन में कंक्लूजन लिख दिया, कंक्लूजन में इंट्रोडक्शन, समझ रहे हो? तो ये चीज नहीं करना है। फिर जुलाई 2025 के बाद तो फिर थोड़ी थोड़ी कहानी सुहानी हो जाती है। फिर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन चलाना होता है, तो आईजीपी प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अभी जो हम लोग कर रहे हैं, द टाइम दैट वी आर नाउ इन, अगले साल आप इस समय में होंगे डेफ एनालिसिस, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे वीडियोस, ठीक है, डेफ एनालिसिस कर रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज दे रहे हैं, मृदुल सर, सत्यजीत सर, चिन्मय सर रोज स्टूडेंट से मिल रहे हैं, तो इन सब चीजों को आप करेंगे एंड देन फाइनली रिजल्ट तक तो आपको मस्ती मजाक करना होता है, ये साइकिल होता है। तो प्लीज, दिस इज अ रफ टारगेटेड शेड्यूल टेलर मेड फॉर यू पीपल। अब इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी, जो कि मैं, जब आप मिलेंगे या फिर हम लोग बात करेंगे, देन वी विल डिस्कस इन द क्लासेस आल्सो, लेकिन इस चीज को फॉलो करना है। फिर रिवीजन, रिवाइज कोर सब्जेक्ट्स थरली। तो कोर सब्जेक्ट्स क्या है? कोर सब्जेक्ट्स मतलब पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। ये चार जो सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके कोर बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। राइट, इनकी रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे ना, आपको करंट अफेयर्स में भी समझ में नहीं आएगा। इफ यू सी एनी करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर, तो उसमें इन सभी सब्जेक्ट्स की बेसिक फंडामेंटल्स छुपी हुई रहती है। जैसे आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, अब रेपो रेट क्या है, उसका इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये चीज इकोनॉमी में पढ़ते हो, उस आर्टिकल में शायद वो एक्सप्लेनेशन ना रहे, लेकिन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द स्टैटिक। जैसे अभी दाना का बात चल रहा है, तो साइक्लोन कैसे उत्पन्न होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे डिफरेंट होता है टेम्परेट साइक्लोन से, नॉर्थ ईस्ट या फिर अरेबियन सी से के तुलना में बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन क्यों ज्यादा उत्पन्न होता है, सी सरफेस टेम्परेचर का क्या रोल होता है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आ गई, बट यू शुड नो व्हाट आर द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेजिस्लेचर का क्या काम होता है। तो दीज थिंग्स यू स्टडी इन पॉलिटी। तो इन सब कारण के वजह से ये चार सब्जेक्ट्स बहुत जरूरी हो गया है। उसके साथ अदर सब्जेक्ट्स लाइक एनवायरमेंट, आसाम स्पेसिफिक, ये कोई सब्जेक्ट तो नहीं हुआ असम स्पेसिफिक, बट ये इन सभी चीजों का ही एक एक्यूमुलेशन है। एनवायरनमेंट सेक्शन से, साइंस से इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, राइट? साइंस यू हैव टू स्टडी, एग्रीकल्चर यू हैव टू स्टडी, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ रहा है, राइट? इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है। तो दीज आर फ्यू ऑफ द सब्जेक्ट्स व्हिच आई वुड से कि आपको थोड़ा रिवीजन करना चाहिए, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर वन मेंस। आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी थोड़ी बहुत तो नॉलेज है, बट उस नॉलेज को कैसे आप बूस्ट अप करेंगे, उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे, इस चीज के ऊपर हमें क्लासेस में डिस्कशन करनी है। फाउंडेशन में, रिपीटर्स बैच में हम लोग इन सभी चीजों को ही अच्छे विस्तार रूप से आपको बताते भी हैं। पांचवा स्टेप है प्रैक्टिस विद प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। देखिए, एमसीक्यू सॉल्व करना और उसके सही तरीके को समझाने के लिए परफेक्ट प्रीलिम्स जैसा परफेक्ट प्रीलिम्स जैसा सीरीज हमने रन किया था। यू कैन सी द प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो परफेक्ट प्रीलिम्स के अंतर्गत दो चीजें मिलेंगी, एक तो पीवाईक्यू एनालिसिस, करंट अफेयर्स एनालिसिस। करंट अफेयर्स से बेस्ड कैसे क्वेश्चंस, और स्टैटिक सब्जेक्ट से बेस्ड एनालिसिस के क्वेश्चंस भी। इसमें यूपीएससी पीवाईक्यूज को भी मैंने इंटीग्रेट किया था। सो बोट एपीएससी प्लस यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हमने किया था। तो ये सारा चीज की सही तरीका क्या होता है, क्या हमें हर एक क्वेश्चन को आना चाहिए। देखिए, प्रीलिम्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो उस चीज को याद रखिए कि एक बार मेंस दिया है तो प्रीलिम्स को हल्के में नहीं लेना है। देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स कि भाई प्रीलिम्स देने के बाद अगले सॉरी मेंस देने के बाद अगले प्रीलिम्स में फेल हुए, इंटरव्यू देने के बाद भी अगले प्रीलिम्स में फेल हुए। तो प्रीलिम्स को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। मेंस का सपना तभी साकार होगा जब प्रीलिम्स पास करेंगे आप। तो इसीलिए आई वुड से कि परफेक्ट प्रीलिम्स को थोड़ा सा आप प्लेलिस्ट में देखिए, किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, एंड देन फाइनली यू शुड हैव सम काइंड ऑफ ए सीरीज, जो एसपीएम के बच्चों को तो मिलता ही है। दिसंबर से हम लोग इनफैक्ट क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इधर यू कैन टेक हेल्प ऑफ अस,
और यू कैन स्टडी ऑन योर ओन बट हैव अ गुड टेस्ट सीरीज जिसमें आपको इवैल्यूएशन मिले, आपको एनालिटिक्स मिले कि कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, आपकी वीक पॉइंट्स कहाँ रह गई, और एनालिसिस मिले कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन मिले, ताकि जो फैक्ट्स आपने नहीं आप जानते थे उसको ऐड कर पाए, उसके ऊपर आप रिवाइज कर पाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली देन यू कैन क्रैक प्रीलिम्स। छठा स्टेप है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करंट अफेयर्स फाउंडेशन। देखिए सत्यजीत सर हमेशा अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में इसी का कोशिश करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट असम का करंट अफेयर्स को तो एटलीस्ट लाइटली ना ले। इफ यू सी द चेंजिंग ट्रेंड, मोर देन 50% ऑफ द पेपर इज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। तो आधे से ज्यादा जब सवाल करंट अफेयर्स के हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस के हो, मेंस का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा रहा है। लखपति दीदी का स्कीम जैसा क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिला, 17 एसडीजीज को असम बजट के साथ रिलेट करने का हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर हमें क्वेश्चन देखने को मिला, राइट, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बिग फैट वेडिंग के ऊपर हमें क्वेश्चन देखने को मिला। तो जो भी चीज न्यूज में चल रहा है, करंट अफेयर्स में चल रहा है, उसी को मेंस में पूछ लिया जाता है, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। तो विदाउट करंट अफेयर्स द आइडियल वे इज न्यूज़पेपर एनालिसिस को आप 30 to 40 मिनट्स में करेंगे, उसके बाद उसमें जो भी एमसीक्यूज या आंसर राइटिंग दिया जाता है उसको आप सॉल्व करेंगे अनदर 30 मिनट्स। एंड इससे पहले थोड़ा सा लिखने से पहले आपको टाइम भी लग सकता है, या रिवीजन करने के लिए थोड़ा सा पिछले दिन का 30 मिनट्स। तो 1.5 घंटे के समय काल में 1.5 आवर्स डेली आपका न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स में जाना चाहिए। ठीक है, यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है, रोज आपको ये करना है। दिस विल हेल्प यू नॉट जस्ट इन प्रीलिम्स बट ऑल्सो इन मेंस। उसके बाद फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। देखिए पूरा चीज आपके लिए टाइम कैसे मैनेज करते हो उसी का खेल है ये। अब देखिए 1.5 साल 15 महीने का आपका टाइम टेबल है, एग्जाम अगले बार अगर सिलेक्शन लेना है 15 महीने का समय है, तो 15 महीने रोज तो आप मतलब आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, बट टाइम टेबल ऐसा है होना चाहिए कि एक दिन में 20 घंटा पढ़ लिया अगले दिन मर ही गए, वो भी नहीं होना है, या रोज 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रहे उतने कम में भी नहीं होगा। तो एक आइडियल टाइम टेबल अपने शेड्यूल के हिसाब से आपको बनानी है। तो फुल टाइम वालों के लिए मैं कहता हूं कि 8 to 10 आवर्स अगर आप देंगे तो ये आइडियली होता है। पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए पास 3 से 4 घंटा भी देंगे वो भी बहुत बड़ी बात होती है। पार्ट टाइम जनरली कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ वर्किंग होते हैं, तो वर्किंग वालों के लिए तो जनरली 3 to 4 आवर्स ही पॉसिबल होते हैं, बट वीकेंड्स में इनको टाइम मिल जाता है। तो आई वुड से कि ये जो 8 घंटा रोज दे रहे हैं, वीकेंड में आपको 12 से 14 घंटा देने की कोशिश करना है, तो सो दैट यू कैन मेकअप फॉर द अदर पीपल। और कॉलेज वाले, मुझे पता है कि कुछ कुछ दिन आप 2 घंटा भी नहीं दे पाएंगे और कुछ दिन आप 6 घंटा भी दे देंगे, बिकॉज आई नो हाउ कॉलेजेस रन। तो सेमिस्टर एग्जाम्स के दौरान तो शायद 2 घंटा भी नहीं दे पाएंगे, बट बाकी दिनों में तो आप बंक करते हो, आप घूमने जाते हो, आप सुबह उठते नहीं हो, क्लास मिस करते हो, प्रॉक्सी लगाते हो क्लासेस में, है कि नहीं? तो वो सब चीज थोड़ा सा इस्तेमाल करें, अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रॉक्सी लगाने बोलिए और आप घर में बैठ के हॉस्टल में बैठ के पढ़े। तो ये चीज और भरपूर आप फायदा उठाइए वीकेंड्स का। ये टाइम टेबल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो इफ यू हैवंट चेक्ड इट येट, किस तरीके से आप टाइम टेबल को मैनेज करके रेगुलेट करके एग्जाम सीसीई की प्रिपरेशन कर सकते हो, चेक दैट वीडियो, हाउ टू क्रैक एपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल टाइम टेबल दे दिया है। और आखिरी चीज है परसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड रहे। ठीक है, अपने वे फॉरवर्ड को अगर आप निर्धारित करना चाहते हैं, अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, you'll have to keep very very disciplined approach, determined approach and dedicated approach। तो इसमें परसिस्टेंसी का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, अभी स्पेकुलेशन चल ही रहा है कि वेरी सुन द नोटिफिकेशन इज कमिंग, तो स्टूडेंट विल स्टार्ट, अगर ये टाइम स्पेंड है, टाइम ऑफ स्टडी, और ये आपका डेट के अनुसार है, पकड़ लीजिए इस दिन पे नोटिफिकेशन आता है, तो तुरंत बच्चे का जो है इस प्रकार का स्पाइक देखने को मिलता है। बट जैसे ही नोटिफिकेशन डेट से हम दूर चलेंगे, धीरे 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 ये डाउन हो जाता है, कुछ का तो ऐसे हो जाता है। और जैसे ही फिर प्रीलिम्स आएगा, फिर से ये स्पाइक मारता है। ठीक है, फिर प्रीलिम्स के बाद धीरे 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 फिर
थोड़ा बहुत तो मेंस के पहले पढ़ते हैं, फिर स्पाइक मारता है ऑन द डे ऑफ द मेंस एंड इंटरव्यू के दौरान तो भाई ठीक है जयराम जी की ये चलता है जनरली, बट दिस इज नॉट हाउ यू स्टडी। ठीक है, अगर आप आइडियली प्रीलिम्स और मेंस को अच्छे तरीके से एक अच्छा टॉपर बनना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये 12 घंटा का स्पॉट टच करें। ठीक है, यू शुड हैव अ वेरी स्टेबल अप्रोच लाइक दिस। अब ये मुश्किल होता है, मुझे पता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा 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 ऐसा, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा इस प्रकार का हो सकता है ग्राफ, बट यू शुड हिट दिस 7 आवर मार्क। ये 7 घंटे का मार्क अगर आप रेगुलरली पूरे तैयारी के दौरान निकालेंगे, यू वुड सी द एवरेज इज मोर। एक एस्पिरेंट जो ऐसे स्पाइक मारता है उससे ज्यादा ही आप पढ़ेंगे। तो दिस इज द फंडा ऑफ परसिस्टेंसी। ट्राई टू हिट दिस एंड यू विल सी लाइफ चेंजिंग, यू विल सी द लेवल ऑफ कंफर्ट। वो कहते हैं ना कि 5 किलोमीटर भागने के लिए पहले दिन आप 500 मीटर में हाफने लग जाओगे, थकने लग जाओगे, आपको लगेगा कि मैं और आगे मूव नहीं कर सकता। बट वैसे ही 500 मीटर भागते 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 एक दिन आप चपटेगा जैसा 5 किलोमीटर क्या 10 किलोमीटर ऐसे ही भाग जाओगे। सर्च दिस रनर चैप्टेगा। ठीक है, मैं बहुत मोटिवेटेड हूं उनसे, तो आप भी जरूर से चैप्टेगा बन पाएंगे इस तैयारी की एक दिन, अगर आप इस प्रकार की अप्रोच रखते हो। बस इतना ही था दोस्तों, और हमेशा याद रखिए हम आपके साथ हैं। मेंस क्रैक नहीं हुआ, उदास जरूर से होंगे, हताश जरूर से होंगे, बट दिल में वो उम्मीद अभी भी जगी रहनी चाहिए, और उसी की चिंगारी जलाने के लिए आज का ये वीडियो था मेरे तरफ से। दिस इज मी अभिषेक लाकर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।